friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए आज हम लोग यहाँ पर SST के पैडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं आज की क्लास में लेकर के आई हूँ सारे पैडागोजी से रिलेटेड हैं। इसके बाद देखिए जो आपकी NCERT की क्लासेस हैं, NCERT की जो थ्योरी क्लासेस हैं वो भी आप लोगों की चल रही है। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी है वो इन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छे नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। अभी जो क्लासेस हैं वो ओल्ड पैटर्न पर चल रही हैं, इसके बाद हम लोग न्यू पैटर्न भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी आज की क्लास से, देखिए यहाँ पर हम लोग पैडागोजी के क्वेश्चन ही देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पैडागोजी के क्वेश्चन हैं SST पेपर 2 के लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्न में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है? तो कौन कौन से हैं? देखिए ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मकता की भावना को बढ़ावा देती है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। जब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग, देखिए जब प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात हम करते हैं तो वहाँ पर जो बच्चे और शिक्षक होते हैं दोनों ही क्या होते हैं, जांच और रचनात्मकता की भावना का विकास उनके अंदर होता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। बी अगर देखें, अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदायों के सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। देखिए सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है कि जो अवधारणाएं होती हैं, अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदायों के जो अवधारणाएं बच्चों के अंदर आती हैं उनको जो विविधतापूर्ण समुदाय होते हैं उनके सजीव अनुभवों द्वारा उनको स्पष्ट किया जाना चाहिए, मतलब क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। थर्ड अगर देखें तो देखिए बोधगम्यता के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होती है उसके लिए भाषा को सरलीकृत सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। देखिए सिंप्लीफाई करना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं करना चाहिए, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव हो गया ये, क्योंकि देखिए जब बोधगम्यता की बात होती है, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी की बात होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लैंग्वेज को सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए ए और बी तो सही हैं, लेकिन सी पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है, क्योंकि देखिए क्या बोला गया है, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो क्या फिल्में प्रदर्शित करना क्या एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है? तो देखते हैं, यह सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में एकमात्र संदर्भ को विकसित करने में सहायता करती है। केवल एकमात्र, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यह शिक्षण की एक रास्ता को भंग करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आपका गलत पॉइंट है। यह उन सामाजिक संदर्भों या फिर वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करता है जो उपेक्षित और अनसुनी हैं। यह शिक्षण अधिगम लिखित विषय वस्तु के भार को घटाने के लिए, देखिए भार को यहाँ पर नहीं घटाना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह उन सामाजिक संदर्भों या फिर वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करती है जो अनसुनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प को चुनें। देखिए नीचे दिए गए कथनों को आपको पढ़ना है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट है, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहिए। देखिए संवेदनशील मुद्दों को आप उठाओ ही मत, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि एक शिक्षक को कक्षा में, देखिए हर मुद्दे पर बच्चे से चर्चा कर सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उनको नहीं उठाया जाना चाहिए क्लास में, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो देखिए केस या व्रत अध्ययन, पाठ्य पुस्तक, प्रश्न उत्तर या फिर कहानी या कथा वाचन। तो देखिए क्लाइमेट चेंज की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए ना तो देखिए हमें कथा की ज़रूरत, कहानी की ज़रूरत है, ना ही हमें क्वेश्चनिंग की ज़रूरत है, ना ही हमें पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, केस स्टडी। देखिए केस या फिर व्रत का अध्ययन। ठीक है, जो व्रत है उसका अध्ययन जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे, वो क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इस्तेमाल करना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वो अपना समय विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सकें, या फिर ताकि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सके। देखिए समय पर पूरा पाठ्यक्रम करने के लिए हम चीज़ों को नहीं करते हैं कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करें, तो ये चीज़ तो यहाँ पर गलत हो जाएगी। विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीकों से निकाल पाने में मदद करना, या फिर विद्यार्थियों की सुनने और पढ़ने की क्षमता का विकास हो पाए। तो देखिए जो सामाजिक विज्ञान है, अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इस्तेमाल करना चाहेंगे, जिससे विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीकों से निकाल पाने में मदद मिले। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो देखिए रचनावादी क्लास की अगर हम बात करें व्याख्या देने में, देखिए व्याख्या तो सिर्फ लेक्चर नहीं देने, सिर्फ सही जवाब देखिए सिर्फ यहाँ पर आगे तो नेगेटिव है, सिर्फ किताबों से पढ़ना ये भी नेगेटिव है, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी ओनली, ठीक है, ओनली जहाँ पर भी आता है ये पेडागोजी में नेगेटिव वर्ड होता है, देखते ही काट दीजिए इस ऑप्शन को। विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जानना, देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है। रचनावादी कक्ष में जो अध्यापक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जानना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संकल्पनाओं की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षक को जहाँ भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है। डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन नहीं करनी है, जितना ज़्यादा हो उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संकल्पनात्मक समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए। ये बिल्कुल सही बात हो गई। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भेदभाव से रिलेटेड है। लिंग बोध, जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण होगा। देखिए किस चीज़ को, रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए। लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते, लड़कियां जोर से हंसती हैं, लड़के नटखट होते हैं। देखिए अगर हम बात करें रूढ़िबद्ध धारणा की, तो देखिए यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा शो हो रही है, लड़कियां रोती नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, बोलते हैं नॉर्मली कि लड़कियां क्या होती हैं, रोती हैं। लड़कों को बोला जाता है लड़के रोते नहीं हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। तो देखिए ये भी यहाँ पर क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा दे रहे हैं। लड़के नटखट होते हैं, देखिए लड़कों के लिए ये चीज़ बोली जाती है कि लड़के जो होते हैं नटखट होते हैं, लेकिन यहाँ पर चुनौती कौन सी चीज़ दे रही है, यहाँ पर पूछा है कि जो रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो है 3rd पॉइंट कि लड़कियां क्या होती हैं, ज़ोर से हंसती हैं, जबकि बोला जाता है कि लड़कियों को ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए, बाहर जाते हो तो हंसो मत, है ना, यही चीज़ बोली जाती है लड़कियों के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 3rd पॉइंट है वो क्या है, वो चुनौती दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि लड़कियाँ ज़ोर से हंसती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं। जब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, ए पॉइंट देखिए दिया गया है, मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे। दूसरा दिया गया है, कौन सी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिला की प्रतिष्ठा को घूमिल कर दिया, किसने किया। सी दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे। डी ऑप्शन दिया गया है, किरथर और सुलेमान वन किस देश में स्थित हैं, इतिहास में वे किस कारण प्रसिद्ध हैं। देखिए अगर बात करें हम किरथर और सुलेमान वन किस देश में है, ये 1 वर्ड आंसर हो गया। यहाँ पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं करनी। यहाँ पर क्या है कि आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको 1 वर्ड आंसर करना है, या तो आपको पता है या फिर आपको नहीं पता है। सिर्फ सिंगल यहाँ पर ऑप्शन क्या होता है, आपका सिंगल आंसर होता है, ठीक है, सिंगल। और जहाँ पर आपको माइंड का यूज़ करना पड़े, मान लीजिए यहाँ पर पूछा है कि मौर्य वंश के पतन के कारण क्या थे, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से कारण थे जो मौर्य वंश के पतन के थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी पड़ रही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए डी को छोड़ करके सारे क्या है आपके क्रिटिकल थिंकिंग यूज़
हो रही है, क्योंकि देखिए कौन सी ऐसी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। ये भी आपका क्या है, यहाँ पर भी आपका क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध अगर पूछा जाता कि कब हुआ तो आपके वहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि उसके कारण क्या थे और परिणाम क्या रहे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ए बी सी पॉइंट आपके सही हैं, सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए बात करें हम अगर किसकी यात्रा पद्धति की, तो वो किस अध्यापन पर आधारित है। प्रेक्षण का सिद्धांत, अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत, संश्लेषण का सिद्धांत या फिर सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। जब बात करते हैं हम भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन की, तो वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, प्रेक्षण का सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए पॉइंट दिया गया है, जब सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियाँ स्थानीय विषय वस्तुओं को समाविष्ट करती हैं, वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के रूप में अवसर प्रदान करती हैं। तो कि बिल्कुल सही बात है कि जब हम पाठ्यचर्या सामग्री या फिर स्थानीय विषय वस्तुओं को समाविष्ट करते हैं तो वो शिक्षक के लिए क्या एक संसाधन के उपयोग हेतु अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आने वाले लोग सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तुओं को जगह मिलती है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आने वाले जो लोग होते हैं उनको सामाजिक विज्ञान से तभी मतलब वो लोग जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तुओं को जगह मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो भी आपका सही होगा। ए और बी पॉइंट दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना और उपागमों के अनेकत्व का उपयोग कथ्यपरक मतलब थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। तो देखिए जो सामाजिक विज्ञान है उसकी सीमाओं को तोड़ना, उपागमों के अनेकत्व का प्रयोग करना, ठीक है, थीमेटिक सामाजिक विज्ञान ये क्या होता है, ये पाठ्यचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। कथ्यपरक थीमेटिक उपागम विद्यार्थियों की सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करती हैं। देखिए जो थीमेटिक है, जो कथ्यपरक है मतलब कंसेप्ट वाला है, थीमेटिक है, ठीक है, वो क्या करता है यहाँ पर सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों ही सही हैं और ए जो है वो सही व्याख्या कर रहा है, ए की आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात हुई कथ्यपरक की और जो एक्सप्लेन कर रहा है कथ्यपरक को वो कर रहा है कारण आर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, पुस्तक को आकर्षक और मनोहर दिखाने के लिए। देखिए अगर हम बात करें सिर्फ पुस्तकों को आकर्षक और मनोहर दिखाने के लिए तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि पुस्तकों को सुंदर बनाने के लिए चित्र का यूज़ नहीं किया जाता। वे बच्चों को कल्पना करने और उस स्थिति के साथ जुड़ने में सहायता करते हैं जिनका उन्होंने अनुभव ना किया हो। देखिए बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए ताजमहल की बात हो रही है, ताजमहल का चित्र अगर बुक के अंदर डाल दिया है, ज़रूरी है सब बच्चे वहाँ पर नहीं गए होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे चले जाते हैं, कुछ बच्चों ने नहीं देखा होता है, तो वो क्या होता है कि उस इमेज को देख करके वो क्या करते हैं, उससे अनुभव से जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके मतलब सोचेंगे कि ताजमहल इस तरीके का दिखता है तो वहाँ के अनुभव से क्या हो जाते हैं, वो इसकी सहायता से अनुभवों से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। वे स्वतः स्पष्ट हैं, अतः शिक्षण भार को कम करते हैं। देखिए शिक्षण भार को कम करने की बात यहाँ पर हो रही है। वे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि वे आसानी से पाठ्य पुस्तक में दिए गई सामग्री पर काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चित्रण और चित्र की अगर हम बात करें तो क्या वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ आसानी से पाठ्य पुस्तक में दिए गए सामग्री पर काम कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए जो चित्रण और चित्र है वो यूज़ नहीं होते। वे स्वतः स्पष्ट हैं, अतः शिक्षण भार को कम करते हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी पॉइंट सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन से कथन सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य जो प्रोजेक्ट वर्क होता है करने की श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। तो देखिए कौन से हैं, यह शिक्षक को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है, क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के लिए
ज़रिए समाप्त कर सकते हैं। देखिए केवल कुछ हिस्सों पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि जो परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क है, वो हर फील्ड में मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है कि सिर्फ कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इन्होंने लिखा है कि क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के जरिए समाप्त कर सकते हैं, केवल कुछ विषय वस्तु, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, छात्र स्वतंत्र सोच और कार्य प्रणाली विकसित करते हैं, बिल्कुल सही है। यह छात्रों की पठन कौशल को विकसित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह छात्रों को अपने तर्क निर्माण करने में स्वतंत्रता देता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की संप्रति अवधारणात्मक समझ का आकलन करते हैं। देखिए कौन से पॉइंट यहाँ पर हैं जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की समझ का आकलन यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, देखिए संसाधन क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। देखिए संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्स क्या होती हैं, तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लगाएंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करेंगे, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। वित्त कमीशन क्या है, देखिए जो वित्त कमीशन होता है वो क्या होता है, राज्य वित्त कमीशन के प्रमुख प्रकारों पर चर्चा करें। देखिए यहाँ पर कोई भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यूज़ नहीं हो रही है। वित्त कमीशन क्या होता है, बच्चे बता देंगे, वन वर्ड आंसर पूछेंगे वो भी बच्चों को बता देंगे, ठीक है, बच्चे बता देंगे उस चीज़ को, तो यहाँ पर कोई भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यूज़ नहीं हुई। वे सामाजिक बुराइयां कौन सी थी जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया, तो देखिए यहाँ पर थिंकिंग यूज़ हो रही है। सार्वभौमिकता की प्रकृति क्या है और उसके प्रभाव की व्याख्या करें। देखिए व्याख्या करने की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, संप्रति अवधारणात्मक समझ है, उसका आकलन ये प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर वी को छोड़कर तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। कौन कौन से, ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है इवैल्यूएशन की, कौन से हैं जो उपयुक्त हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करना। देखिए बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों को अपनाना, जो अधिगम केंद्रित विधियाँ होती हैं उनको अपनाना, बिल्कुल सही है। बारंबार कलम, पेन, कागज़, पेपर परीक्षणों का आयोजन करना। देखिए ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। पेन पेपर का आपको यूज़ यहाँ पर बार बार नहीं करना है। परियोजना और जांच आधारित विधियों में सहायता करना, देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। जो मूल्यांकन है वो केवल सिर्फ पेन पेपर नहीं करना, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला इन्होंने बारंबार कलम, पेन और कागज़, पेपर परीक्षणों का आयोजन करना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा आपके तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। ए, बी और डी क्या है, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए RTE एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसका अनुसरण करना चाहिए। तो देखिए कौन सी विधि है जिसका अनुसरण करना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना, विद्यार्थियों की समयनिष्ठा, बच्चों का सर्वांगीण विकास, या फिर अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, मतलब खोज के अवसर प्रदान करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। ए भी यहाँ पर सही है, संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना। इसके अलावा सी पॉइंट भी सही है, बच्चों का सर्वांगीण विकास और अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की समय निष्ठा, ये क्या है, यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, सी और डी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मापन करता है। तो देखिए हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, यह जो प्रश्न है यह बच्चों की कौन सी योग्यता का मापन करता है। सामान्यीकरण का, परिकल्पना निर्माण का, निष्कर्ष निकालना, या फिर तर्क शक्ति। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर है एक्स्ट्रापोलेट, क्या कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। ना तो यहाँ पर सामान्यीकरण का यूज़ हो रहा है, ना ही परिकल्पना का निर्माण हो रहा है, ना ही रीज़न है। यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, बच्चे क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थी पत्राधान, जो पोर्टफोलियो होते हैं, पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः क्या आंकने के लिए होता है। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, विद्यार्थियों के साल भर के महत्वपूर्ण योगदानों को उसके या उसकी अधिगम के भाग की तरह। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो पोर्टफोलियो होती है उसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है, जितना भी बच्चे का साल भर का जो उसके योगदान होते हैं, सारी चीज़ें क्या है उसमें संभाल करके रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंकों को, इसको भी पोर्टफोलियो में रखा जाता है।
सी क्या है, संस्था के अंदर या फिर बाहर पाठ्येतर गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता को भी इसके अंदर नोट किया जाता है। देखिए पोर्टफोलियो के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, देखिए आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए थे। पेडागोजी के क्वेश्चंस आज मैंने आप लोगों को कराए हैं। ठीक है, कंसेप्ट चीज़ें भी आप लोगों को कराई जाएंगी साथ साथ। देखिए पेडागोजी भी होगी, इसके अलावा जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को कराए जाएंगे और चल भी रही हैं क्लासेस। 12 क्लासेस में आप लोगों की ऑलमोस्ट 13 क्लासेस आप लोगों की हो चुकी हैं, कंसेप्ट बेस्ड थी वो सारी की सारी। आज आप लोगों को मैंने पेडागोजी के क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपकी दोनों क्लासेस चलती रहेंगी। इसके अलावा जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं, देखिए एनसीईआरटी के नोट्स की जो क्लासेस हैं वो भी कंटिन्यू चल रही हैं, तो ये क्लासेस भी आप ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छी थ्योरी आप लोगों की होगी आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।